चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब पिछले वाला टॉपिक जहाँ तक छोड़े थे उसको आगे लेके चलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट चैप्टर में जो अगला टॉपिक है थर्ड पार्ट है वीडियो का। तो उसके थर्ड पार्ट में जो टॉपिक आ रहा है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ है क्या? तो कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच में, कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चार्ज हमारा मान लीजिए Q1 है और Q2 है, दो चार्ज है। इन दोनों के बीच में आप जानते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। और अगर दो चार्ज है फिर से वही Q1 और Q2, और इस बार जो चार्ज है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एक के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और एक के बीच में रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये तो हम जान गए कि एक अट्रैक्टिव है और एक रिपल्सिव है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कितना अमाउंट से ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, या दोनों एक दूसरे को रिपेल। तो अट्रैक्टिव फोर्स का अमाउंट, एक चीज याद हो गया क्या अमाउंट है। तो इसके लिए तीन स्टेटमेंट, ठीक है, इसको चार भी बना सकते हैं, तीन भी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है वो स्टेटमेंट हम लोग देखें एक बार। तो मान लीजिए हमारे पास चार्ज है दो Q1 और Q2। अब नेचर कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज है, ठीक है। तो दो चार्ज में क्या करना है हमको? दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। तो ये कहता है कूलम का पहला स्टेटमेंट है कि जो फोर्स है, फोर्स, अच्छा, इस फोर्स को हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में अब कहेंगे कूलम्ब फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। कोई भी वर्ड यूज करें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? क्योंकि रेस्ट में है चार्ज तो फोर्स भी लगेगा रेस्ट वाले चार्ज के अकॉर्डिंग, तो इसलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला स्टेटमेंट है कि फोर्स लगेगा, फोर्स में बी अट्रैक्टिव, फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो मैग्नीट्यूड है F जो है वो क्या होगा? तो F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज अगर ज्यादा रखेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, चार्ज अगर कम रखेंगे तो फोर्स भी कम लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसी को दूसरे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। बात एक ही है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में जो प्रोडक्ट होगा उस उतना फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब हो गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब एक तरह का पहला न्यूमेरिकल मेथड मिला, और ये हो गया तो क्वांटिटिव नहीं क्वालिटिव हो गया, ये क्वांटिटेटिव हो गया। और थर्ड नंबर में हमारा आएगा कि फोर्स जो होगा, अच्छा एक चीज समझिए, अगर हम चार्ज को दूर ले जाए, चार्ज को अगर हम बहुत दूर कर दें, है ना, दो चार्ज है इसको बहुत दूर कर दें, तो फोर्स ज्यादा लगेगा कम लगेगा? फोर्स दूर, अगर चार्ज दूर हो गया तो फोर्स कम लगेगा, चार्ज अगर पास आएगा चार्ज तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए फोर्स और रेडियस में क्या, मतलब डिस्टेंस में क्या है? इनवर्सली, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घट रहा है, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और इनवर्सली नहीं बोलेंगे तो 1 बाय बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। तो इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे F प्रोपोर्शनलिटी का साइन इनवर्स है इसलिए 1 बाई और फिर R का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर या फॉर्म नंबर सेकंड। तीन स्टेटमेंट याद कीजिए, फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों में से कोई याद कीजिए, ये वाला याद कर लीजिए, प्रोडक्ट है चार्ज का उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा याद कीजिए कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? तो डिस्टेंस जो रहेगा दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इन दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आ गया, दोनों तरफ फोर्स ही निकल रहा है। तो हम अगले वाले इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अगले इक्वेशन में लिखेंगे, देखिए, तो फोर्स पहला वाला से क्या मिला था? Q1 Q2, यहाँ पे लिख ले रहे हैं समझने के लिए। दूसरा वाला से क्या मिला था? 1 बाई R स्क्वायर। तो दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स Q1 Q2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर।
अब इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कौन है? कांस्टेंट के। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के, और उसका बाद हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आ गया हमारा। अब इस फॉर्मूला में जो Q है उस के को हम बदले, मतलब एक्सपेरिमेंट से पता चला के का वैल्यू, तो के का वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10 टू द पावर 9, 9 × 10 टू द पावर इसका 9। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया एप्सिलॉन नॉट, नया टर्म है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट याद कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, नॉट का स्पेलिंग KNOT, NOT नहीं KNOT सिंबल है, तो इसमें नॉट ऐसे यूज होता है। किसी भी चीज में लगा दीजिए, म्यू है म्यू नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट, कोई में नॉट लगेगा तो KNOT याद कर लीजिए। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू याद करना है आपको 8.85 × 10 टू द पावर -11। इसका वैल्यू क्या होता है? 8.85 × 10 टू द पावर -12। अब बात आया यहाँ पे यूनिट इसका लिखना होगा, यूनिट। ठीक है, यूनिट निकालने हम सिखा देते हैं आपको, यूनिट निकलता कैसे है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद कर लेना है एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू याद रखिए। साथ में इसका दो चीज याद रखना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, यूनिट और इसका डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन। फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया। इस फोर्स को बोलेंगे कौन फोर्स? कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दो फोर्स के नाम से जाना जाएगा। तो अब आते हैं इसका यूनिट और इसका डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट है क्या, वो भी सीखेंगे अगले टॉपिक में, देखते हैं। यहाँ देखिए, अब हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग, सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नॉट, और मतलब यहाँ क्या है? यहाँ मतलब है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, या वैक्यूम के साथ साथ एयर। अब मतलब क्या हुआ इसका, तो नाम याद कर लेंगे सब लोग। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि अगर आप दो चार्ज रखे हैं हवा में, Q1 और Q2, है ना, यहाँ है, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज होता है, ये बड़ा सा नहीं, पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दोनों के बीच में क्या मीडियम क्या है? हवा है। एक चार्ज, दो चार्ज, दोनों के बीच में हवा। इन दोनों हवा के बीच में से ये फोर्स होके गुजर रहा है। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया, वो फोर्स होके किधर से गया? मीडियम से। तो जो मीडियम आने और जाने दे रहा है फोर्स को कि ठीक है भाई मेरे से अप्लाई कर लो, वो फोर्स को कौन वैल्यू बताता है, या उसके मीडियम का जो प्रॉपर्टी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर बीच में मान लीजिए तो चार्ज है, बीच में हम कोई दूसरा मीडियम रख दिए, मैग्नेट वाले में आप देखते होंगे कि मैग्नेट एक ले लीजिए, मैग्नेट है, हाथ नीचे रख दीजिए, मैग्नेट यहाँ रख दीजिए, ऊपर एक लोहा रख दीजिए, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग थोड़ा रखिए, तो फोर्स कहाँ से होकर गुजरा? इस हाथ से होकर गुजरा, तो मीडियम यहाँ क्या हो गया? हाथ हो गया। कार्डबोर्ड में भी आप कर सकते हैं, है ना, एग्जाम देने वाला जो कार्डबोर्ड होता है उसमें ऊपर कोई चीज रख दीजिए, नीचे मैग्नेट रख दीजिए, मैग्नेट से चिपक गया, तो फोर्स कहाँ से होकर गुजरा? कार्डबोर्ड से। तो वही कार्डबोर्ड या कोई मीडियम है, उसके अमाउंट को कि कितना वो अपने थ्रू आने जाने दे रहा है फोर्स को, उसी को कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, समझ में आया तो भी ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मतलब परमिशन दे रहा है, एक तरह समझिए परमिशन दे रहा है, हवा बोल रहा है कि ठीक है मेरे तरफ से जाओ, फोर्स लगा लो, परमिटिविटी। इसका वैल्यू क्या है यार? निकलता कैसे फॉर्मूला से जुड़ा हुआ कोई फॉर्मूला पर 1/4 पाई नॉट अभी आया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम में दिया था ये फॉर्मूला। यहाँ से किसका वैल्यू चाहिए, किसका यूनिट चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का। तो जिसका यूनिट चाहिए उसको एक साइड कर लीजिए ऊपर में, एक साइड ऊपर में, तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ लेके चले आइए, क्या बचा इधर? तो 1/4 पाई बच गया, इधर क्या आया? F आया, और इधर हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यूनिट सबका लिखना शुरू कीजिए, जिसका इसका याद है आपको। 4 पाई का कोई यूनिट होता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो नीचे लिखे न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का कूलम, तो ऊपर मिलके कूलम। एक बार और चार्ज है तो एक बार और कूलम। नीचे क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया इसका? कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू किसका? एप्सिलॉन नॉट का। यूनिट हो गया ये, ऐसा यूनिट याद करना है, जरूरी है। उसके बाद आता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। डायमेंशन तो आपको किसी भी चीज का याद करना ही होगा। तो अभी क्या आया? यूनिट क्या आया? यूनिट से ही डायमेंशन निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम का यूनिट बताइए क्या होता है? AT। ठीक है, पहले बिना ब्रैकेट के लिख ले, AT। स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे लगा दिए, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या है? न्यूटन। न्यूटन का याद कर लीजिए, न्यूटन का याद कर लेना है आपको, सब चीज में आएगा। MLT-2, MLT-2
2, तो न्यूटन का हो गया mLT-2 और मीटर का हो गया L का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, सबको ऊपर लेके जाना रहता है डायमेंशन में, ऊपर लेके जाइए इसको, तो मीटर का पावर -1, लेंथ 2 गो तो L3, T 2 पहले से है, 2 ऊपर जाएगा, यहाँ चार्ज क्या है माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 2 और 2 4, ठीक है। और कुछ बचा ऊपर में, A बचा है, देखिए A, तो A लिख लेंगे, A का पावर कितना 2, तो यहाँ हो गया ये डायमेंशन। तो याद कर लीजिए डायमेंशन। 3 चीज़ आपको याद करना है। एक कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। K का वैल्यू 1/4πε0, ये भी आएगा ऑब्जेक्टिव में। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ कैसे, 4 का 4, पाई का 22/7, ε0 का वैल्यू ये वाला, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा। एक हो गया। दूसरा ε0 का यूनिट याद कीजिए, ε0 का नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग देखिए। उसके बाद ये वैल्यू याद कीजिए, यूनिट क्या आया इसका, तो यूनिट आ गया कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू भी आता है ऑब्जेक्टिव में। फिर इसका ऐसा यूनिट तो हो गया, अब इसका ऐसा यूनिट के बाद इसका डायमेंशन ये याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद आपको करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ε0 तक का वैल्यू। अब बात आता है कि अगर हमारा चार्ज हवा में नहीं हो तो क्या होगा। जरूरी तो नहीं है कि चार्ज हम रखें, 2 ऑब्जेक्ट रखें, है ना, एक कोई बॉल रखें छोटा सा स्फेयर, एक और बॉल रखें, दोनों चार्ज है दोनों पे। चार्ज कहाँ से लाएंगे, रब करके कहीं से घिस लीजिए, बाल में घिस दीजिए, चार्ज आ गया। तो इस तरह से 2 चार्ज है। अब जरूरी तो नहीं बीच में हवा हो, बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है, तो क्या फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा फोर्स। वो मीडियम उसको जाने देगा फोर्स को कि ठीक है भाई लगा लो, मेरे तरफ से भी फोर्स लगा लो। क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, तो वो अमाउंट हम लोग देखेंगे अभी, कब, जब मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम नहीं है तब। तो फोर्स उस केस में क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा चार्ज है Q1, यहाँ पर हमारा चार्ज है Q2, बीच का जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस R, और यहाँ कोई दूसरा मीडियम है, एनी अदर मीडियम, कोई मीडियम दूसरा है, ठीक है। उस केस में हमको क्या करना होगा, देखिए उस मीडियम में क्या करना है, फोर्स निकालना है हमको इस मीडियम से होता हुआ। तो यहाँ जो मीडियम हम लोग यूज करते थे एयर, उसके लिए हम यूज करते थे ε0। अभी ε0 नहीं यूज करके ε0 के जगह लगाएंगे, इस नॉट के जगह लगाएंगे मीडियम, नॉट के जगह क्या लगाएंगे, मीडियम। तो ई मीडियम इतना बड़ा नहीं लिख के EM लिखेंगे। ये क्या हो गया, EM क्या है, EM याद कीजिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ये, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो फोर्स हमको निकालना है, तो F डैश बराबर फोर्स, यहाँ डैश क्यों लगाए, डैश लगाए एयर के लिए नहीं है, एयर के अलावा है, वैक्यूम के अलावा है, एयर वाला लिख लेते हैं। यहाँ क्या है एयर वाला, 1/4πε0, ऊपर में Q1 Q2/r²। यहाँ F डैश बताइए, F डैश क्या होगा, तो 1/4π तो होगा ही होगा। यहाँ जो ε0 है वो ε0 के जगह हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन मीडियम लिखेंगे, एप्सिलॉन मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब यहाँ एप्सिलॉन मीडियम हो गया, उसके बाद क्या है Q1 Q2, तो ये रहेगा बटा में r², ये भी रहेगा। तो ये हो गया हमारा फोर्स, कब, जब एनी अदर मीडियम रहेगा तब, एनी अदर मीडियम मतलब हवा या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है, तब ये फोर्स हमारा काम करेगा। फॉर्मूला में क्या चेंज आया, ε0 की जगह एप्सिलॉन मीडियम यूज किए। अब इसको एक और तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, अगर हम कंपेयर कर ले, इस मीडियम का परमिटिविटी हम कंपेयर कर ले हवा से, एयर या वैक्यूम से, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव। किसी एक चीज़ का दूसरे चीज़ से डेंसिटी, अगर मान लीजिए हम कंपेयर करने वाले हैं, एक चीज़ का डेंसिटी वाटर से कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, पढ़े होंगे आप। तो यहाँ हम लोग मीडियम का परमिटिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं एयर या वैक्यूम के साथ, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा वर्ड अगला क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। अगला है हमारा वर्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो सिंबल पहले याद कीजिए, ER है। ER हो क्या, तो जब हम रिलेटिव एक मीडियम मतलब EM का कंपैरिजन करेंगे, एक कोई मीडियम है, पानी है, तेल है, कोई भी है, उसका कंपैरिजन करेंगे हम एयर या वैक्यूम के साथ, इस चीज को हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी।
यहाँ तक समझ में आया? किसका किसके साथ कंपैरिजन? एक मीडियम का परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। कंपैरिजन कैसे करते हैं? रेशियो से। कहीं भी कंपैरिजन होता है, कोई कितना बड़ा है कितना गुना छोटा है, तो रेशियो निकालते हैं। तो ऊपर में हम लिख दिए ई मीडियम, जिसका कंपैरिजन करना है। किससे कंपेयर करना है? ई नॉट से। तो क्या हो गया? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ई आर एक टर्म आ गया, ई आर, यहाँ से ये आ गया वर्ड। अब हमको अगर ई मीडियम निकालना है तो क्या कर सकते हैं बताइए? ई मीडियम अगर यहाँ चाहिए तो क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ क्या गुना होगा? ई आर इंटू ई नॉट। ये भी एक फॉर्मूला है, देख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? रिलेटिव परमिटिविटी आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी का एसआई यूनिट अगर पूछा, एसआई यूनिट ऑफ ई आर, एसआई यूनिट ऑफ ई आर, ई आर का एसआई यूनिट क्या होगा बताइए? तो ई आर का एसआई यूनिट क्या होगा? तो यहाँ ई भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, दोनों सेम क्वांटिटी, तो दोनों का यूनिट कट जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ? 1 या यूनिट लेस। यूनिट लेस, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आते हैं अपने फॉर्मूला पे। फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम था, कब यहाँ डैश था, तो यहाँ क्या फॉर्मूला था? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? एक तो फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये कब लगेगा? जब EM दिया रहेगा तब। अगर क्वेश्चन में ER दे देगा तो ER देगा तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? तो ER देगा तो फॉर्मूला में चेंज आएगा, वो देखिए F डैश की जगह F डैश ही होगा। फोर्स इन अदर मीडियम 1/4 पाई, तो 1/4 पाई रहेगा। एप्सिलॉन मीडियम की जगह ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन मीडियम बड़ा ER बाई ER इंटू ई नॉट। किसके जगह ये लिखे? ये लिखे EM के जगह, EM के जगह क्या लिखे? ER इंटू ई नॉट। उसके बाद क्या है? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आया। इसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं और इसको कैसे हम दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं? दूसरे फॉर्म में लाने के लिए देखिए, अलग कर लेते हैं, अब वेक्टर आता है उसको से करना चाहिए। पहले नॉट कर सकते हैं, Q1 को कर सकते हैं, Q1 से सेपरेट गया एक। अच्छा, इसके अलावा क्या बचे इस फॉर्मूला में? फॉर्म निकालने का बचे तो भाई ER, तो भाई को अलग कर सकते हैं। S इज इक्वल टू बताइए, एयर का था, फोर्स इन एयर का फॉर्मूला था, तो यहाँ F लिख सकते हैं। F मतलब एयर समझिए, नहीं तो याद कर लीजिए F एयर लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई ER लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्म है। जितना बॉक्स में लिख रहे हैं सब एक फॉर्म है, सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ। ये कब फॉर्मूला लगाना है? जब EM देगा, EM मतलब परमिटिविटी इन मीडियम। ER इंटू ई नॉट क्या है? तो ये रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में इसी फोर्स को इसमें कन्वर्ट कर दिए, इसी फोर्स को इस वाले में क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए, एयर वाला अलग कर लिए, एयर वाला अलग कर लिए, तो F एयर लिखे और नीचे क्या बच गया? ER। ये भी एक फॉर्म है। तो बताइए अब यहाँ से ER का वैल्यू क्या होगा? ER का क्या वैल्यू होगा? ER इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें इस वाले से तो क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ER इधर आएगा तो ऊपर में क्या बचेगा? F एयर, नीचे में क्या बचेगा? F डैश। तो फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक और क्या फॉर्मूला हो गया? एयर वाला ऊपर, मीडियम वाला नीचे, एयर वाला ऊपर, मीडियम वाला नीचे। तो अभी तक क्या क्या किए, जितना टॉपिक वो सब एक बार समराइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले कूलम्ब फोर्स पढ़े। कूलम्ब फोर्स क्या पढ़े? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों चार्ज है, ये डिस्टेंस है, चार्ज डिस्टेंस। 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट का नाम परमिटिविटी, रिपीट करते जाइए, याद हो जाएगा। परमिटिविटी किसका? वैक्यूम का या एयर का? परमिटिविटी वैक्यूम का या एयर का? वैक्यूम या एयर। इसका वैल्यू कितना? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट कितना? कूलम्ब बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद कर लेना है, कितना? 9 इंटू 10⁹। ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। ये सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ये पूरा का वैल्यू है, इसका पूरा का वैल्यू ये है। ये एयर में हो गया। अगर हम एयर नहीं ले, दूसरे मीडियम में चले तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई EM हो जाएगा, मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी को अगर एक फॉर्म ये हो गया, इसी को अगर कन्वर्ट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अलग से यहाँ क्या लगाएंगे 1 बाई ई आर। इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहिए, सब एफ डैश है दूसरे मीडियम में, एफ डैश इज इक्वल टू, इसको एफ लिखेंगे तो एफ बाई क्या होगा ई आर होगा, एफ एयर यहाँ हो गया, नीचे ई आर हो गया। ई आर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से एक वैल्यू और निकला ई आर बराबर, ई आर इज इक्वल टू क्या होगा, ई आर इधर जाएगा एफ एयर और नीचे में एफ डैश, एफ एयर और बटा में एफ डैश। तो ये हो गया इतना टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ? जो जो बॉक्स में लिख रहे हैं उसको याद करते जाइए ऑब्जेक्टिव के लिए। अभी तक डेरिवेशन कुछ नहीं आ रहा है, डेरिवेशन जब आएगा तो वहाँ से डेरिवेशन आपको याद करना होगा। तो अभी तक फिलहाल यहाँ तक हो गया। इसके बाद का टॉपिक देखिए अब क्या है। अब यहाँ पे इसके बाद जो ई आर आ रहा है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, उसके अकॉर्डिंग फोर्स का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर पूछे आपसे फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल, मटेरियल क्या होगा, कंडक्टिंग जो होता है जनरली मेटल होता है। ज़्यादातर केस में जो कंडक्टिंग है, जो गुड कंडक्टर होता है उसको मेटल बोलते हैं। तो कंडक्टिंग मेटल के केस में ई आर का जो वैल्यू होता है, ई आर का वैल्यू, वो ई आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ई आर का वैल्यू याद कर लीजिए, इन्फिनिटी है। तो हमारे पास एफ डैश क्या था अभी फॉर्मूला, या ई आर का वैल्यू क्या था, ई आर से निकाल ले सकते हैं। ई आर बराबर अभी क्या आया था, फोर्स के टर्म में फॉर्मूला, फोर्स के टर्म में अभी फॉर्मूला आया था एफ और एफ एयर के केस में ई आर इज इक्वल टू एफ एयर बाई एफ डैश, एफ एयर बाई एफ डैश। यहाँ पर लिखेंगे एफ एयर, एयर में, नीचे एफ डैश में, ये हो सकता है। हमको चाहिए एफ डैश, डैश मतलब मीडियम वाला, तो एफ डैश बराबर क्या आया था, ये एफ डैश इधर आएगा तो एफ एयर और बटा में इन्फिनिटी, मतलब ई आर अभी फिलहाल, ई आर का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर बिटवीन द टू चार्जेस एंड डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, समथिंग बाई या एनीथिंग बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ डैश क्या हो गया, जीरो। मतलब दो चार्ज, ध्यान से समझिए, दो चार्ज अगर किसी ऐसे मेटल सरफेस पे रखा हुआ है, बीच में मेटल है और उस पर कोई चार्ज है, मीडियम पूरा मेटल का है, तो क्या होगा, ये चार्ज दोनों एक दूसरे पे कोलाइड कर जाएगा। गुड कंडक्टर है तो चार्ज इधर उधर मिक्स हो जाएगा, प्लस प्लस है तो फिर भी मिक्स हो जाएगा, स्पार्क होगा, माइनस प्लस है तब भी स्पार्क होगा, इस तरह से दोनों है। और Q1 Q2 प्लस है तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कोई फोर्स इसमें नहीं लगेगा। ये कब याद करना है आपको, दो चीज़ यहाँ से याद करना है, कंडक्टिंग मटेरियल का या मेटल का ई आर का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, एक हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा एफ डैश क्या होता है, मतलब फोर्स इन मीडियम क्या होता है, कब, जब मेटल में रखा हुआ है तब दो चार्ज, तो वैल्यू याद कर लेना है जीरो। दो चीज याद कर लिए। तीसरा देखिए आगे का पॉइंट, अगर हम एयर के लिए बात करें, एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम, उस केस में ई आर का क्या वैल्यू होता है, याद कर लीजिए, ई आर का वैल्यू उस केस में 1 होता है। क्यों, क्योंकि ई आर इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला ही पढ़े थे अभी, ई मीडियम बाई ई एयर। तो मीडियम यहाँ कौन ले रहे हैं हम, एयर, तो ऊपर में भी एयर, ऊपर में भी एयर, नीचे में भी एयर, तो कट गया, ई एयर से एयर कट गया तो क्या आया 1। तो ई आर 1 हो गया कब, जब एयर या वैक्यूम लिए हैं तब। तो एफ डैश क्या होगा, यहाँ से एफ डैश बाई क्या फॉर्मूला था अभी, एफ एयर बाई ई आर, तो ई आर तो 1 पुट करना है, तो ऊपर में हो गया एफ एयर, नीचे में एफ डैश आ गया, दोनों 1 हो गया तो दोनों सेम सेम आ गया, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या चल रहा है, एकदम सही सही चल रहा है। ठीक है, तो याद कर लीजिए तीसरा चीज, एक मेटल के लिए ई आर का वैल्यू इन्फिनिटी, फोर्स जीरो, एयर के लिए ई आर का वैल्यू 1, और कोई दूसरा मेटल हो, अगर दूसरा मटेरियल हो, फॉर एनी अदर मटेरियल, फॉर एनी अदर मटेरियल, रबर, प्लास्टिक, कोई भी चीज़ हो जो गुड कंडक्टर ना हो, उसका वैल्यू ई आर का वैल्यू 1 से कम होता है। चौथा चीज़ ये याद करना है आपको, ई आर का वैल्यू 1 से कम, कब, जब मेटल दूसरा हो, मतलब मटेरियल दूसरा हो, कंडक्टिंग मेटल ना हो, गुड कंडक्टर नहीं हो, तो ई आर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। तो बताइए एफ डैश क्या था फॉर्मूला अभी हमारे पास, एफ एयर था डिवाइडेड बाय क्या था, ई आर। ई आर को अब हम यहाँ से कर लेते हैं सेपरेट, तो यहाँ एक तरफ आ जाएगा क्या, ई आर आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, इधर क्या आ गया, एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ डैश, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ई आर का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो देखिए एफ एयर बाई एफ डैश लेस देन, इसका यहाँ ई आर है, ई आर का वैल्यू लेस देन 1, जब ये लेस देन 1 है तो यहाँ इक्वल टू, ये भी लेस देन 1 होगा,
ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, पूरा समझा रहे हैं, इसे लास्ट वाला आपको याद रख लेना है। तो एफ एयर बाई एफ डैश, फोर्स इन एयर, फोर्स इन अदर मीडियम लेस देन इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ हो जाएगा एफ एयर, वो उस साइड 1 से जाएगा तो मल्टीप्लाई होके आ गया एफ डैश। अब यहाँ से क्या मतलब इसका हुआ कि जब आप कोई दो चार्ज Q1 और Q2 किसी दूसरे मटेरियल में रखते हैं, बीच में कोई मीडियम अदर देन एयर नहीं होना चाहिए और मेटल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई चीज़ है बीच में, तो उस समय जो फोर्स लगेगा, जब एयर में जो फोर्स लग रहा था इन्हीं दो चार्ज के बीच में, तो उससे ये कम होगा, वैल्यू लेस होगा, एयर वाला वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 चीज़ आपको याद रख लेना है। क्या क्या याद रखना है, ER का वैल्यू 3 गो होगा, 3। पहला मेटल के लिए, कंडक्टिंग मेटल भी बोल सकता है, उसका वैल्यू याद रखना है इन्फिनिटी। इसका वैल्यू एयर के लिए 1, वैक्यूम के लिए भी 1, और अदर मटेरियल के लिए, प्लास्टिक ये सब के लिए लेस देन 1। मेटल में फोर्स 0, एयर में फोर्स वही एफ एयर वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वाला, और इसमें जो मटेरियल का फोर्स होगा वो एयर से फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ये हुआ इस टॉपिक का समरी। ठीक है, तो यहाँ से सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद करना है और बोर्ड के लिए आपको डेरिवेशन याद करना है। किसी भी हाल में डेरिवेशन को एक बार देखिए, कॉपी में फिर से बनाइए, फिर डेरिवेशन देखिए, फिर कॉपी में बनाइए, देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, और उसको रिपीट करते रहिए तब तक जब तक बोर्ड एग्जाम आपका खत्म नहीं हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन आप जितना कीजिएगा मार्क्स आपका उतना बढ़ते जाएगा। ठीक है।